हेलो फ्रेंड्स, जीडी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी क्या होती है, सैलरी कैसे टैक्सेबल है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 15, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 15 बताता है कि इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी इफ़ देयर इज़ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। सेक्शन 15 बताता है कि इनकम टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप हो। इसके अलावा सैलरी इज़ टैक्सेबल इवन इन केस ऑफ पार्ट टाइम जॉब। अगर आपने पार्ट टाइम जॉब किया है, सैलरी मिल रही है आपको पार्ट टाइम जॉब से, और इस केस में भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी ही होगी। चाहे आप एक एम्प्लॉयर के पास काम करें या दो या मोर देन 2 एम्प्लॉयर्स के पास काम करें, तो उस केस में भी आपकी इनकम सैलरी में जाएगी। तो पार्ट टाइम जॉब करना, 2 और मोर देन एम्प्लॉयर्स के पास साइमल्टेनियसली एक साथ करना, उस केस में भी सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्सेबल होगी। इसके अलावा सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। सैलरी जो टैक्सेबल होती है, सैलरी आपको मिली हो या ड्यू हो गई हो, सैलरी मिल गई हो या ड्यू हुई हो, इसमें जो पहले होंगी ड्यू या रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, तो उस टाइम पे ही आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। सैलरी रिसीव किया हो या सैलरी ड्यू हो गई हो, इसमें दोनों में जो अर्लियर होगा, पहले होगा, वहाँ पे सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर वर्क करते हैं और पार्टनर्स को सैलरी मिलती है पार्टनरशिप फर्म से, तो ये सैलरी नहीं होगी। यहाँ पे इनकम जो आपको एज ए सैलरी मिली है, तो ये सैलरी हेड में नहीं जाएगा आपका। ये इनकम आपकी होगी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, मीन्स ये प्रोफेशनल इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती है, वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, वो सैलरी में नहीं जाएगा। ये इनकम आपकी जाएगी इनकम अंडर हेड प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। मीन्स जो भी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स की सैलरी मिलती है, वो पीजीबीपी इनकम है, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है, और ये इनकम सैलरी में नहीं जाती है। इसके अलावा सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए एमएलसी की सैलरी जो मिलती है, ये भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होंगी। ये इनकम आपकी सैलरी नहीं होती है, पहले भी मैंने बताया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब पढ़ा रहे थे। इसके अलावा अब हमें ये चीज़ देखना है इस केस में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये दोनों क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, ये आपकी सैलरी होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या, मीन्स एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे ये इनकम सैलरी में जाती है। लेकिन अगर वही कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट किया सर्विस के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस से जो आपकी इनकम होती है, ये बिजनेस इनकम मानी जाती है, आपके लिए बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी हेड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पीजीबीपी बिजनेस इनकम। तो ध्यान रखना होगा इन चीज़ों को। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हमने देख लिया। इसके बाद एक चीज़ और देखना है हमें कि सैलरी फोरगोन करना, ये हमेशा टैक्सेबल होती है। सैलरी फोरगोन मीन्स छोड़ देना, सैलरी ना लेना, सैलरी फोरगोन कर देना, तो इस केस में ये सैलरी आपके लिए हमेशा टैक्सेबल होती है। और इसके अलावा सैलरी अगर आपने सरेंडर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये आपकी सैलरी ट्रीट नहीं की जाएगी। जब सैलरी ट्रीट नहीं होगी तो टैक्सेबल भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने अमाउंट रिसीव किया, कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया बिफोर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने से पहले कोई अमाउंट आपने रिसीव किया, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट सीज करने के बाद, सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर कोई चीज़ आपने रिसीव किया, तो इस अमाउंट को ट्रीट किया जाएगा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी,
प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, और ये टैक्सेबल होती है, ये इनकम टैक्सेबल होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं अ स्टेटमेंट ऑफ सैलरी मीन्स हमें कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी को कंप्यूटेशन करने के लिए क्या क्या आइटम्स हमें लेने होते हैं। तो अब हम वन बाय वन करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले सैलरी के कंप्यूटेशन के एक फॉर्मेट बता देता हूँ, मीन क्या क्या आइटम्स आएंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी के केस में। तो हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। हमें कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में सबसे पहले तो आपको बेसिक सैलरी देखनी है। अब बेसिक सैलरी क्या होती है हम वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार सिर्फ फॉर्मेट देख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में सबसे पहली चीज़ बेसिक सैलरी आएगी। इसके बाद डियरनेस अलाउंस, जिसे डीए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी या फिर एरियर्स ऑफ सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, अलाउंसेस। इसके बाद प्रोविडेंट फंड, इसके बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, जिसे वीआरएस भी कहा जाता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। इसके अलावा सुपर अन्यूशन फंड, इसके अलावा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिला हो, इसके अलावा या कोई परक्विजिट हो आपकी, तो इससे हम सैलरी की कंप्यूटेशन में ये सारे आइटम्स को लेते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने ऐड किया, ये सारे आइटम्स को ऐड किया, तो हमारे पास क्या है ग्रॉस सैलरी। ये टोटल आइटम्स ऐड करने के बाद हमारे पास क्या होती है ग्रॉस सैलरी होती है। ग्रॉस सैलरी में से हमें डिडक्शंस भी लेस करने होते हैं। डिडक्शंस क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 डिडक्शन लेस करने होते हैं। डिडक्शन में एक तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन लेस करेंगे। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, उसे लेस करेंगे। इसके बाद एक आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा ही होगा, इसे लेस करते हैं। इसके बाद ये 3 डिडक्शन लेस करने के बाद हमारे पास नेट सैलरी मिलती है, तो अब हमने ये फॉर्मेट आपको बताया, इसी बेसिस पे हमें कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे आइटम जो क्वेश्चन में आपको दे रखे होंगे उस आइटम को हमें लेते जाना है, और जो ना दिया हो उसे नहीं लेना है। लेकिन अब लेना है तो कुछ चीज़ों को हमें अलग से कंप्यूट करने पड़ेंगे, वो मैं अब वन बाय वन करके बताना शुरू करता हूँ। बेसिक सैलरी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ये फुल्ली टैक्सेबल है, टोटल अमाउंट ले लेंगे बेसिक सैलरी के लिए। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस किसे बोलते हैं, ये महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होगा, वेदर इट इज़ इन टर्म्स में हो या नॉट इन टर्म्स में हो। टर्म्स क्या होता है, नॉट इन टर्म्स क्या होता है, इसे देखते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है ये डियरनेस अलाउंस या टर्म्स में हो या नॉट इन टर्म्स में हो, ये दोनों ही फुल्ली टैक्सेबल होंगे। ये डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब देखते हैं डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स मीन्स डियरनेस अलाउंस विच इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। वो डियरनेस अलाउंस जो रिटायरमेंट बेनिफिट के वक्त रिटायरमेंट बेनिफिट में उसको लिया जाए, उस डियरनेस अलाउंस को रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन के वक्त लिया जाता हो, उसे बोलते हैं डियरनेस इन टर्म्स, डीए इन टर्म्स। इट इन ऑल द फार्मूला, जितने भी फार्मूला होंगे इस केस में, डियरनेस अलाउंस इज कंसीडर्ड ओनली इफ इट इज इन टर्म्स। डियरनेस अलाउंस उसी डियरनेस अलाउंस को लेंगे जो टर्म्स में होता हो, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता हो, उसे बोलते हैं इन टर्म्स, और उसी टर्म्स को ही लिया जाता है सारे फार्मूला में। इफ़ नथिंग इज गिवन अबाउट डियरनेस अलाउंस, अगर कुछ भी ना दिया हो डियरनेस अलाउंस के बारे में, तो हमें क्या अज्यूम करना है कि ये नॉट इन टर्म्स है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो इसके लिए, तो हमेशा ये मानेंगे ये नॉट इन टर्म्स है, मीन्स जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं है, उससे बोलते हैं नॉट इन टर्म्स। इसके बाद
कमीशन जो है फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन जो भी दिया हो फुल्ली टैक्सेबल होगा, वेदर इट इज इन टर्नओवर कमीशन और एनी अदर कमीशन, चाहे वो टर्नओवर का कमीशन हो या कोई अदर कमीशन हो, कमीशन भी फुल्ली टैक्सेबल होगा, कमीशन भी फुल्ली टैक्सेबल। इसके अलावा नेक्स्ट बोनस, बोनस क्या है, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, बोनस तभी टैक्सेबल होगा, बोनस तभी टैक्सेबल होगा जब वो रिसिप्ट हो गया हो, बोनस आपको मिल गया हो, बोनस टैक्सेबल होगा रिसिप्ट बेसिस पे। इट ओनली डिक्लेयर्ड इज गिवन देन इट शुड बी इग्नोर, अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया हो कि बोनस डिक्लेयर्ड हुआ है तो इस केस में उस बोनस को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट एडवांस एंड एरियर सैलरी, एडवांस एंड एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, अगर आपको एडवांस सैलरी मिली है तो ये टैक्सेबल होगा रिसिप्ट बेसिस पे। क्या एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगा रिसिप्ट बेसिस पे, मिल गया हो टैक्सेबल होगा। इट एडवांस अगेंस्ट सैलरी, इट एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज गिवन और ओनली एडवांस इज गिवन, अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी अगर दिया हो तभी टैक्सेबल होगा सैलरी में, लेकिन अगर उस दिया हो ओनली एडवांस, सिर्फ एडवांस लिखा हो क्वेश्चन में तो ये टैक्सेबल होगा, इसे सैलरी में इग्नोर कर देंगे और इसे ट्रीट करेंगे एज अ लोन। सिर्फ क्वेश्चन में एडवांस दिया हो इसे इग्नोर करेंगे सैलरी में और इसे लोन ट्रीट करेंगे, लेकिन एडवांस सैलरी लिखा हो तो हम इसे सैलरी में लेते हैं और ये टैक्सेबल होता है रिसिप्ट बेसिस पे। इसके अलावा एरियर सैलरी क्या है, एरियर सैलरी इट मीन्स सैलरी अंडर डिस्प्यूट, जो ऐसी सैलरी जो डिस्प्यूट में हो तो उसे एरियर सैलरी बोलते हैं। और इंक्रीज ऑफ सैलरी रिट्रोस्पेक्टिवली, तो अगर सैलरी को बैक डेट से रिट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज किया जा रहा हो तो इस केस में ये टैक्सेबल होगा उस ईयर में जब वो सैलरी आपको रिसीव होती है, मिलती है सैलरी। इसके अलावा ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी के लिए हमें आपको देखना पड़ेगा ग्रेच्युटी रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ग्रेच्युटी अगर आपने रिसीव किया है एम्प्लॉयमेंट के दरमियान, मीन्स एम्प्लॉयमेंट के वक्त, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो उस केस में ये फुल्ली टैक्सेबल, ग्रेच्युटी फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज वेदर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ग्रेच्युटी अगर आपको मिल रही है एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट के दरमियान, तो आप ये ग्रेच्युटी फुल्ली टैक्सेबल होगी सारी एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। लेकिन ग्रेच्युटी रिसीव किया है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर ग्रेच्युटी आपने रिसीव किया है रिटायरमेंट के वक्त, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो इस केस में आपको एग्जेम्पशन दिया गया है अंडर सेक्शन 1010, ग्रेच्युटी का एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा अब हम देखते हैं। अगर ग्रेच्युटी मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, कब की बात हो रही है ये, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो सबके लिए टैक्सेबल, लेकिन एग्जेम्पशन जो मिलना है वो ग्रेच्युटी, उस ग्रेच्युटी पे जो रिटायरमेंट के वक्त रिसीव हुआ है या ग्रेच्युटी रिसीव हो रही हो, उस ग्रेच्युटी के लिए एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 1010 का। एग्जेम्पशन कितना है अब देखते हैं। इसमें दो केसेस, अगर ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, मीन्स अदर एम्प्लॉय को, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक अदर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी ग्रेच्युटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर ये अदर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है तो उस केस में देखेंगे प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एम्प्लॉय, नॉन प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय पे जिस पे ग्रेच्युटी एक्ट का प्रोविजन लग रहा हो, और एक उस एम्प्लॉय के लिए देखेंगे जिस पे प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल ना हो। तो इस केस में दो चीज़ें, अगर जिस एम्प्लॉय के पास प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है तो उसके लिए कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, और जिस पे प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो उस पे कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अब देखते हैं जिस एम्प्लॉय पे प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है उसके लिए एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। पहला है फर्स्ट, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ की सैलरी, लेकिन सैलरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी अभी मैं बताता हूँ, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जितना आपने सर्विस दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स आपने सर्विस कंप्लीट किए हैं। तो ये यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अलाउड है,
मीन्स यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में कंप्यूट करना है 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि एक्चुअल आपने अमाउंट कितना रिसीव किया, ग्रेच्युटी का एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया, और थर्ड मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। इन तीनों में जो लोअर अमाउंट होगा उतना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अगर एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल हो। इस केस में ये तीन चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन तीनों में जो लोअर होंगी वैल्यू उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी ग्रेच्युटी की। अगर उस एम्प्लॉय को जिस पे प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में एग्जेम्पशन कितना ग्रेच्युटी मिलेगी, ग्रेच्युटी की एग्जेम्पशन कितना मिलेगी आपको। तो उसके लिए एग्जेम्पशन के लिए तीन चीजें इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, 1/2 एवरेज सैलरी, यहां पे एवरेज सैलरी लेंगे पर मंथ का, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यहां पे राउंडिंग ऑफ पॉसिबल नहीं है, मींस फुल ईयर कंप्लीट करेंगे। राउंडिंग ऑफ इसमें इस वाले में राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे ईयर्स ऑफ कंप्लीशन के केस में। यहां पे जितने ईयर्स आपने फुल ईयर कंप्लीशन किया है सर्विस का उस कंप्लीशन ईयर को ही सिर्फ लेंगे यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के केस में। तो इस केस में देखना पड़ेगा आपको 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। अब एवरेज सैलरी में क्या क्या चीज़ आएंगी अभी मैं बताऊंगा, फिलहाल आप ये देखें पहले। इसके बाद एक्चुअल अमाउंट रिसीव, आपने कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया है ग्रेच्युटी के लिए। इसके अलावा मैक्सिमम 20 लाख। तो ये तीनों में जो लोअर होंगी, ये तीनों वैल्यू में जो लोअर वैल्यू होगी आपको उतना एग्जेम्पशन मिलेगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इस केस में सैलरी पर मंथ में क्या क्या चीज़ें लेंगे और इस केस में एवरेज सैलरी में क्या क्या आइटम लेंगे। इसमें सैलरी पर मंथ में हमें क्या लेने हैं, इस सैलरी में लेटेस्ट बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी दी होगी लेटेस्ट वाला हो, लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ का लेटेस्ट वाली बेसिक सैलरी लेंगे। पर मंथ लेटेस्ट बेसिक सैलरी प्लस इस सैलरी में लेटेस्ट वाले डियरनेस अलाउंस, बोथ या टर्म्स वाले हों या नॉट इन टर्म्स वाले, दोनों डीए यहां पे लेते हैं। लेटेस्ट वाला बेसिक सैलरी और लेटेस्ट वाले डीए डियरनेस अलाउंस, ये दोनों लेटेस्ट वाले ले लेंगे। ये पर मंथ ये भी डियरनेस अलाउंस लेंगे लेटेस्ट वाला, लेकिन ये डियरनेस अलाउंस में दोनों चीजें टर्म्स और नॉट इन टर्म्स दोनों वाले लेंगे और ये दोनों को ऐड कर देंगे। ये सैलरी पर मंथ हो जाएगा इस केस में। इसी वैल्यू को हमें लेना है प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के केस में। लेकिन अगर जिस पे प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है वहां पे हमें एवरेज सैलरी पर मंथ लेना था। तो एवरेज सैलरी में क्या क्या आइटम लेंगे, एवरेज सैलरी में इस केस में एवरेज सैलरी पर मंथ जो लेंगे, इस केस में जिस मंथ में आप रिटायरमेंट ले रहे हो उस वाले मंथ को इंक्लूड नहीं करना है एवरेज के लिए। उस मंथ को, जिस मंथ में आप रिटायरमेंट ले रहे हो उस मंथ को एवरेज सैलरी में इंक्लूड नहीं करना है। मींस उस मंथ को छोड़कर लास्ट के जो 10 मंथ्स के जो सैलरी हैं उसे एवरेज करना है। तो अब हमें एवरेज करना होता है इसमें एवरेज सैलरी पर मंथ, कितने मंथ्स का एवरेज करना है, टिल लास्ट के 10 मंथ्स का। रिटायरमेंट वाले मंथ को छोड़ के उसके लास्ट के 10 मंथ्स हैं, उसके 10 मंथ्स की एवरेज बेसिक सैलरी करनी है। मींस लास्ट के 10 मंथ्स के जो बेसिक सैलरी है उसे एवरेज करने होंगे। उसके बाद उसमें ऐड करने हैं एवरेज डियरनेस अलाउंस टर्म्स वाला, यहाँ पे टर्म्स की बात हो रही है, एवरेज डियरनेस अलाउंस टर्म्स वाला, लास्ट के 10 मंथ्स का जो डियरनेस अलाउंस टर्म्स वाले हैं उसके एवरेज लेंगे, यहाँ पे उसके एवरेज लेंगे। इसके बाद कमीशन, टर्नओवर कमीशन लास्ट के 10 मंथ्स का, उस टर्नओवर कमीशन का एवरेज लेंगे। ये तीनों एवरेज करने के बाद ये तीनों आइटम को ऐड कर देंगे। ये जो सैलरी आएगी ना, ये एवरेज सैलरी होगी इसके लिए, ये एवरेज सैलरी होगी जिस पे प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होती है। उसके लिए एवरेज सैलरी में ये तीनों आइटम ऐड कर लेंगे एवरेज सैलरी के लिए। उसके बाद उस वाले फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे जो अभी इससे पहले मैंने बताया आपको, और उन तीनों में जो लोअर होगा उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब आपको नोट ध्यान रखना है। नोट्स अभी हमने बताया था आपको, अगर प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वाले इंप्लॉई हैं तो उस केस में फ्रैक्शन अगर जो है 6 मंथ से ज्यादा का है, मीन सपोज मान लीजिए आपने
30 ईयर्स 4 मंथ्स ये कंप्लीशन किया है तो उस केस में 30 ईयर्स मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 ईयर्स 6 मंथ्स अगर आपने जॉब कंप्लीट किया है तो इस केस में 30 ईयर्स मान लिया जाएगा। क्योंकि 6 मंथ से कम है वहाँ पे यहाँ पे 6 मंथ से कम है। अगर 6 मंथ्स या 6 मंथ से कम है तो उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो तो उसे 1 ईयर इंक्लूड कर लिया जाता है, 1 ईयर एक्स्ट्रा ऐड कर लिया जाता है। जैसे 30 ईयर्स 9 मंथ्स आपकी सर्विसेज हैं तो इस केस में 31 ईयर्स मान लिया जाएगा। ये किस केस में होगा, ये मैंने इससे पहले बताया था आपको कि ये जो राउंडिंग ऑफ जो है ये प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के केस में एप्लीकेबल है। मींस जो चीज़ें फ्रैक्शन में हो, अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो तो उसे 1 ईयर मान लिया जाएगा। 6 मंथ से ज़्यादा हो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया आपको 30 ईयर्स 9 मंथ्स है तो इसे 31 ईयर्स मान लिया जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैंने आपको दूसरी साइड बताया था, अगर जिस पे प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो इस केस में फ्रैक्शन को टोटली इग्नोर कर देना है। फ्रैक्शन अगर 9 मंथ्स भी हो 10 मंथ्स भी हो तब भी उसे इग्नोर करना है डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल है 30 ईयर्स 3 मंथ्स आपने जॉब किया तो ये डायरेक्टली 30 ईयर्स ही होंगे। इसके अलावा 30 ईयर्स 11 मंथ्स है, यहाँ भी 6 मंथ से ज़्यादा है, लेकिन ये टोटली इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, और प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जिस इंप्लॉय पे एप्लीकेबल नहीं होता है वहाँ पे फ्रैक्शन को टोटली इग्नोर करते हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग ध्यान रखने होंगे। पेंशन के केस में क्या करेंगे, अगर पेंशन अनकम्यूटेड पेंशन है मीन्स मंथली पेंशन है, अनकम्यूटेड मीन्स आपको मंथली पेंशन मिल रहा हो तो ये पेंशन अनकम्यूटेड के केस में अनकम्यूटेड पेंशन या मंथली पेंशन ये टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, ये सारे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो। ये अनकम्यूटेड पेंशन अगर हो तो ये सबके लिए टैक्सेबल। लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन है, कम्यूटेड मीन्स लमसम पेंशन मिलता हो, लमसम पेंशन, कम्यूटेड पेंशन लमसम पेंशन, इस केस में एग्जेम्पशन है। लमसम पेंशन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a) के अकॉर्डिंग एग्जेम्पशन है। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा ये अब देखते हैं। अगर कम्यूटेड पेंशन हो और ये गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिल रहा हो, कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट इंप्लॉय को, कम्यूटेड पेंशन अदर इंप्लॉय को। अगर कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिल रहा हो तो ये पेंशन फुल्ली एग्जाम, टोटली एग्जाम, फुल्ली एग्जाम। लेकिन अगर ये कम्यूटेड पेंशन अदर इंप्लॉय को मिल रहा हो तो इस केस में देखेंगे क्या उस इंप्लॉय पे क्या ग्रेच्युटी ऑल्सो रिसीव, क्या उस इंप्लॉय को क्या ग्रेच्युटी मिल रही है या ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। अगर उस इंप्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है, अगर उस इंप्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है तो टोटल एग्जेम्पशन कितना होगा इस केस में, टोटल ग्रेच्युटी मिल रही हो उस केस में टोटल एग्जेम्पशन कितना होगा, जितना टोटल आपको पेंशन मिला, टोटल पेंशन इंटू 1/3, टोटल पेंशन का 1/3 आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। टोटल पेंशन का 1/3 कब, अगर इंप्लॉय ग्रेच्युटी भी रिसीव कर रहा हो उस केस में टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्पशन मिलेगा आपको। अगर इंप्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव ना कर रहा हो तो उस केस में एग्जेम्पशन मिलेगा टोटल पेंशन का 1/2 मीन्स टोटल पेंशन का हाफ आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। टोटल पेंशन इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। टोटल पेंशन का मतलब होता है पेंशन का फुल वैल्यू, टोटल वैल्यू। इसके बाद लीव सैलरी के केस में आपको देखने होंगे अनयूटिलाइज लीव सैलरी मीन्स इनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज लीव। जो आपने लीव अनयूटिलाइज किया उस पर इनकैश करना, उसे लीव सैलरी बोलते हैं। लीव सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर लीव सैलरी मिलती है आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ये फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट लीव सैलरी मिलती है ये फुल्ली टैक्सेबल ऑल एम्प्लॉय के लिए। लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के वक्त लीव सैलरी मिलती है तो इस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(a). एग्जेम्पशन कितना मिलेगा इस केस में देखेंगे दो चीजें, एक तो गवर्नमेंट इंप्लॉय है या फिर अदर इंप्लॉय है। अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो इस केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट, लीव सैलरी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये गवर्नमेंट इंप्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट। लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही हो अदर इंप्लॉय को, इस केस में एग्जेम्पशन कितना होगा। इसमें सबसे पहली चीज देखना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट लीव क्रेडिट कितना हुआ है, लीव क्रेडिट कितना है इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ।
लीव क्रेडिट कितना है, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, ये फर्स्ट पॉइंट, एक तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ इनटू 10 मंथ्स, मल्टीपल करने पे जो वैल्यू आएगा ये। थर्ड एक्चुअल अमाउंट आपने कितना रिसीव किया है, एक्चुअल अमाउंट आपने कितना रिसीव किया है इन, और इसके बाद मैक्सिमम 3 लाख, मैक्सिमम 3 लाख की वैल्यू। इन चारों में, इन चार में जो भी लोअर होंगे ये वैल्यू, उस वैल्यू पे उतना वैल्यू आपको एग्जेम्प्ट होगा, उतना वैल्यू एग्जेम्पशन मिल पाएगा आपको इस केस में। अब हमें देखना पड़ेगा एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, एवरेज सैलरी पर मंथ जो यहाँ निकालना है एवरेज सैलरी। इस एवरेज सैलरी को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ्स का बेसिक सैलरी जो है उसका एवरेज लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस टर्म्स वाला लास्ट 10 मंथ्स का डियरनेस अलाउंस टर्म्स वाला उसका एवरेज लेना है, एवरेज लास्ट 10 मंथ्स का डियरनेस अलाउंस टर्म्स वाला एवरेज लेना है। इसके अलावा टर्नओवर कमीशन, लास्ट 10 मंथ्स का टर्नओवर कमीशन का एवरेज लेना है, इसका एवरेज लेंगे। ये तीनों एवरेज को ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगा इसे हम एवरेज सैलरी पर मंथ बोलते हैं। इसी एवरेज सैलरी पर मंथ को हमें इस वाले फॉर्मूला में लेना है, इन दो में लेना है। इसके अलावा इन चारों में जो लोअर होगा उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा लीव सैलरी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट लीव क्रेडिट। लीव क्रेडिट क्या है, लीव क्रेडिट बोलते हैं लीव जो अलाउड हुआ है। लीव क्रेडिट मीन्स जो लीव आपको अलाउ हुआ है, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, जितना लीव अलाउड हुआ है और जितना आपने लीव ले रखी है इन में माइनस करेंगे। जितना लीव आपने ले रखी है इसमें लीव टेकन को जितना आपने लीव ले रखी है उसे लेस करेंगे, तो जो वैल्यू होगा उसे बोलते हैं लीव क्रेडिट। लीव क्रेडिट मीन्स जितना लीव अलाउ हुआ माइनस लीव जितना आपने लिया है, ये इसे बोलते हैं लीव क्रेडिट। लीव अलाउड मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए, मैक्सिमम जो लीव अलाउड होगा मैक्सिमम 30 डेज होगा अलाउ, मैक्सिमम 30 डेज होगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए। लीव जो अलाउ होता है मैक्सिमम 30 डेज ही अलाउ होता है एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए, हर एक कंप्लीटेड ईयर के लिए, एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए मैक्सिमम 30 डेज ही लीव अलाउड होता है। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे 30 डेज। इसके बाद देखते हैं वीआरएस के केस में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा आपको। वीआरएस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(c), वीआरएस का एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(c) में है, कितना होगा इसके लिए हम देखना पड़ेगा। सैलरी पर मंथ क्या है, सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जितना आपने सर्विस कंप्लीट किया है उतना नंबर ऑफ ईयर्स आएगा, इंटू सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सैलरी, ये तीनों मल्टीपल करेंगे। लेकिन इस केस में कंप्लीशन ऑफ सर्विस के केस में फ्रैक्शन जो मंथ्स होंगे उसे इग्नोर कर देना है, फ्रैक्शन मंथ्स को इग्नोर करना है। एक तो ये पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में क्या होता है, आपने खुद से अपनी सर्विस छोड़ रहे हो, रिटायर कर रहे हो, तो इस केस में जितना मंथ्स, जितने रिमेनिंग मंथ्स हैं सर्विस के, जितने रिमेनिंग मंथ्स बचे हुए मंथ्स हैं उसे मल्टीपल करेंगे सैलरी पर मंथ से, ये जो वैल्यू आएगा इसे लेंगे। इसके बाद थर्ड लेंगे एक्चुअल अमाउंट जो आपने रिसीव किया है वीआरएस के नाम पे, वीआरएस पे जो आपने एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया है, एक ये अमाउंट लेंगे। इसके बाद मैक्सिमम 5 लाख। इन चारों को जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, इन चारों में जो लोअर वैल्यू होगा, लोअर वैल्यू वो आपको वीआरएस का एग्जेम्पशन मिलेगा, उतना वीआरएस का एग्जेम्पशन। पहले हम चारों वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इनमें जो लोअर होगा उतना हमारा वीआरएस का एग्जेम्पशन होगा। अब इसमें देखेंगे सैलरी पर मंथ। सैलरी पर मंथ में क्या लेंगे, एक तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस इन टर्म्स वाला लेंगे, यहाँ पे प्लस टर्नओवर कमीशन लेंगे। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स वाला प्लस टर्नओवर कमीशन, ये तीनों को लेंगे सैलरी पर मंथ में। इसके बाद देखते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो मिलता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के केस में, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन छटनी, जब कंपनी छाटती है लोगों को, उस केस में
रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कंपनी देती है, इस केस में देखना पड़ेगा कि एक रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10(10)(b), अंडर सेक्शन 10(10)(b) के अकॉर्डिंग रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10(10)(b। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, इसके लिए देखना पड़ेगा कि कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कंपनसेशन कितना है। दूसरी चीज़ कि मैक्सिमम 5 लाख, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मैक्सिमम 5 लाख, एक तो ये इनटू, अब इसमें देखना पड़ेगा कि 15/26 इंटू 15/26, ये जो चीज़ें हैं कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जो बात हो रही है, इसमें हमें देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कितना होगा। तो ये देखेंगे 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, एवरेज सैलरी लेंगे लास्ट 3 मंथ्स के, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन अगर मोर देन 6 मंथ्स हो तो इसे हमें राउंड ऑफ करके एक नेक्स्ट 1 ईयर इंक्रीज कर देना है। इसमें मीन्स फ्रैक्शन यहाँ पे मोर देन 6 मंथ है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन 1 ईयर से इंक्रीज कर देंगे। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमें क्या लेना है, एक तो इसको लेना है 15/26, कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमें लेंगे 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ये लेंगे। इस केस में अब देखना पड़ेगा कि सैलरी में क्या चीज़ लेनी है हमें, सैलरी में लेनी है बेसिक प्लस डियरनेस इन टर्म्स वाला, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स वाला प्लस टर्नओवर कमीशन, ये सैलरी में लेनी है आपको। एवरेज सैलरी करनी है 3 मंथ्स का, लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज सैलरी करनी है। और इसके अलावा ये जो वैल्यू आया, ये कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से जो वैल्यू आया है ये इस तरह निकालेंगे। इसके अलावा मैक्सिमम वैल्यू 5 लाख, इन दोनों में जो होगा लोअर वैल्यू लेंगे, लोअर, इन दोनों में लोअर, उतना आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का एग्जेम्पशन मिलेगा। अब हम देखते हैं अलाउंसेस पढ़ते हैं, अलाउंसेस में क्या होता है, अलाउंसेस में कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, अलाउंस के केस में, अलाउंसेस के केस में कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अब हम ये देखते हैं 1 बाई 1 करते हैं। अगर कम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफिस टू घर या घर से ऑफिस से जाने के लिए जो अलाउंस मिलते हैं उसे कम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। इसमें मैक्सिमम आपको 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा, मैक्सिमम 3200 का एग्जेम्पशन, मैक्सिमम 3200 पर मंथ, मैक्सिमम 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन है। लेकिन ये सिर्फ उसी पर्सन को मिलेगा जो ब्लाइंड हो, डीफ हो या फिर डम्ब और हैंडीकैप्ड हो, सिर्फ उन्हीं लोग को ये मिलेगा। ये अलाउंस सिर्फ उन्हें मिलेगा, ये अलाउंस सिर्फ इन लोगों के लिए है। और मैक्सिमम एग्जेम्पशन 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन है, सिर्फ इन लोगों के लिए जो डीफ हो, ब्लाइंड हो, डम्ब हो, हैंडीकैप्ड हो। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, वो मैक्सिमम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन 100 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 पर मंथ पर चाइल्ड पे 100 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके अलावा चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रेन का हॉस्टल अलाउंस अगर मिलता है आपको तो इस केस में मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 300 पर मंथ, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा आपको। इसके अलावा अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है जो माइंस में काम करते हैं, माइंस में काम करते उन्हें मिलता है अंडरग्राउंड अलाउंस। मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 800 पर मंथ, 800 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा, मैक्सिमम एग्जेम्पन 800 पर मंथ का मिलेगा अंडरग्राउंड अलाउंस के केस में। इसके अलावा ट्राइबल एरिया अलाउंस भी मिलता है आपको, ट्राइबल एरिया अलाउंस मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन मिलेगा आपको 200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके अलावा अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, अलाउंसेस उस एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में है उस केस में अलाउंस कितना मिलेगा, अलाउंसेस का मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जो अमाउंट रिसीव किया, जो अमाउंट आपने एम्प्लॉय अलाउंस टू एम्प्लॉय को जो अलाउंस मिला ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से, उस केस में अमाउंट जो रिसीव किया, अमाउंट रिसीव्ड इनटू 20%, अमाउंट जो रिसीव किया उसका 20% या फिर 10,000 पर मंथ, इन दोनों में जो लोअर होगा मैक्सिमम एग्जेम्पशन उतना मिल पाएगा।
इसके अलावा ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस, ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस हो, या फिर ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस मिला हो आपको, कन्वेंस अलाउंस मिला हो, या फिर यूनिफॉर्म अलाउंस मिला हो, या फिर डेली अलाउंस मिला हो, या फिर आपको हेल्पर अलाउंस मिला हो फॉर ऑफिस पर्पस के लिए, हेल्पर अलाउंस मिला है सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए, तो इस केस में, और इसके अलावा एक रिसर्च अलाउंस भी है, रिसर्च अलाउंस मिला हो या एकेडमी अलाउंस मिला हो, ये चीज़ें जो है यहाँ से ट्रैवलिंग टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस फॉर ऑफिस पर्पस के लिए, रिसर्च अलाउंस या एकेडमी अलाउंस, ये टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट है। जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया टोटल एग्जेम्प्ट है, ये टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, ये टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया है इन चीज़ों के लिए। तो इसके साथ हम ये अलाउंस हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट अलाउंस है HRA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। HRA का कंप्यूटेशन मीन्स HRA हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आता है इससे, HRA का कैलकुलेशन। तो इस केस में ये आपको ध्यान रखना होगा, HRA हाउस रेंट अलाउंस कैसे कंप्यूट करेंगे, इसमें कितना HRA का कितना अमाउंट हमें एग्जेम्प्ट मिलेगा। तो HRA का एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1013A, HRA का एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। इस केस में हमें तीन चीज़ देखनी होगी, फर्स्ट 40% या 50% ऑफ सैलरी का 40% या 50%, 40% किसके लिए 50% किसके लिए बताता हूं अभी। इसमें देखना होगा 40% या 50% सैलरी का, सैलरी में क्या लेंगे, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स वाला लेंगे, प्लस टर्नओवर कमीशन। हमेशा ध्यान रखना होगा सैलरी हाउस रेंट अलाउंस के केस में सैलरी का 40% या 50% लेंगे, लेकिन सैलरी में क्या, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स वाला प्लस टर्नओवर कमीशन लेंगे। इस सैलरी का 40% या 50%। अब देखते हैं 40 किसका लेंगे, 50 किसका लेंगे। 50% लेंगे अगर मेट्रो सिटीज़ हो, अगर मेट्रो सिटीज़ है मीन्स मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता हो, तो इस केस में 50% लेंगे सैलरी का। लेकिन इसके अलावा कोई एरिया हो, कोई सिटीज़ हो, तो उसके लिए 40% लेते हैं। एक तो ये 40% या 50% ऑफ सैलरी का, सैलरी मीन्स हमने देख लिया बेसिक, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स वाला प्लस टर्नओवर कमीशन, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो सैलरी होगी उसका 40% या 50% ले लिया। सेकंड लेंगे एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ, जो एक्चुअल अमाउंट हाउस रेंट अलाउंस मिला है आपको, जो एक्चुअल अमाउंट मिला है वो उससे लेंगे। और थर्ड लेंगे जो रेंट आपने पेड किया है, जहां पर रह रहे हो जो रेंट आपने पेड किया है, माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% सैलरी कौन सी सैलरी, बेसिक प्लस DA इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। इसी सैलरी का बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स वाली सैलरी, DA इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, इस सैलरी का 10% जितना आपने रेंट पेड किया माइनस 10% इस सैलरी का जो वैल्यू आएगा, इन तीनों में जो लोअर वैल्यू होगा उतना आपको हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ को। इसके अलावा ऑल अदर अलाउंसेज, इसके अलावा जो भी अलाउंसेज हैं ये सारे फुल्ली टैक्सेबल होंगी। इसके अलावा जितनी भी अलाउंसेज हैं सारी फुल्ली टैक्सेबल होंगी। इसके अलावा एक चीज़ और हमें देखना होगा, एक है इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।